हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। ईपीएफओ रिवीजन सीरीज चल रही थी हमारी। ठीक है दोस्तों, पिछली बार हमने पॉलिटी के बेसिक्स करे थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ करा था और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि पॉलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था, वो मैंने आपके कमेंट सेक्शन देख लिए थे और उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो आई होप कि इस वाले लेक्चर के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, पेन एंड पेपर के साथ रहना है। ठीक है जी, आपके क्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। क्यूज़ आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है जी, आपको होमवर्क लेना है। आज 3 से 4 घंटे ये जो टॉपिक्स हम करेंगे वो रिवीजन करने हैं और अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना है। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना दोस्तों, देखिए अभी जो हमारे पहला जो लेक्चर था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ये बेसिकली डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस फॉर आर स्टेट, स्टेट एज इन इंडिया। ठीक है जी, तो हमें बेसिकली कुछ डायरेक्शंस मिली थी। डायरेक्शंस किस चीज़ के लिए, कि किस तरीके से हमें पूरे स्टेट को चलाना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशन क्या होने चाहिए। वो प्रिंसिपल्स में बदले, मतलब डिवाइडेड हैं। सोशलिस्ट हो गया, फिर गांधीन प्रिंसिपल, लिबरल्स, तो ये बेसिकली अगर आपने डिटेल्स में पढ़ना है तो आप तो पॉलिटी फॉर ऑल में जाके ये प्रॉपर्ली देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए ईपीएफओ के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम किसके लिए करती है, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ठीक है जी, वर्कर्स हर टाइप के, और स्पेशली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तो उसके लिए करती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो दिए हुए हैं स्टेट की तरफ से, मतलब कि गाइडलाइंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता होगा कि नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है जी, इनको नॉन कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो मतलब कि कभी डिसाइफर करना हो, कोई भी केस लॉ डिसाइफर करना हो कोर्ट ऑफ लॉ ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इवन लोअर कोर्ट भी, तो वो इसको मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है जी, मतलब कहेंगे नहीं कि इसमें ऐसा ऐसा दिया है, लेकिन वो उनकी मद्देनज़र में होती है। इसलिए ईपीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पॉलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे, स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ और आपके वर्कर्स मैनेजमेंट वाला जो क्लॉज है ना, ठीक है, वो तो वहाँ से आएगा ही। और 42nd अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से ऐड हुए थे वो भी है। तो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारे ना टोटल ये दिए हुए हैं 36 से लेके 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 36 में ये सारा है कि स्टेट क्या है, फिर आपकी प्रिंसिपल क्या है, फिर उसके बाद सोशल ऑर्डर क्या है, फिर ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, आप मतलब इसको पॉज भी कर सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं, पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यूजुअली देखिए अब क्या है कि आप बोलेंगे सर पढ़ा लो, मैं बताऊँ कि पढ़ाना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखिए जैसे आपका 5 सितंबर को आपका पेपर होगा ना, तो दोस्तों क्या करना है कि 15 दिन से पहले, जैसे 15 दिन से पहले, अब देखिए 15 दिन से पहले सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पेन एंड पेपर रखना है। ठीक है, इसके नोट्स बनाने। अब 15 दिन से पहले आपने प्रिसाइज नोट्स बना लिए अपने पॉलिटी के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये पीडीएफ ही डाउनलोड कर लिया और इसी को ही आपको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने 15 दिन पहले जो है आर्टिकल्स, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट जो हैं और मतलब फंडामेंटल राइट्स जो इंपॉर्टेंट उनको रिवाइज करना है। कई बार कैसा होता है ना कि आपने मान लीजिए कि आर्टिकल 40 ही पूछ लिया है, अब आर्टिकल 40 आपने निकालना, अच्छा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है जी, या फिर मैं बोलता हूँ अच्छा यार आर्टिकल 48 क्या है, तो आर्टिकल 48 आप निकाले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब ये देखिए ये 2 आर्टिकल्स आपको दिख गए, अभी दोनों किस में आते हैं, ये गांधीन प्रिंसिपल में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब आप जब 15 के दिन रहेंगे ना, तो आप ये जितने भी आपके नोट्स बन जाएंगे उनको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जब अपने टाइम पे एग्जाम्स देता था तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। ठीक है, आपके लास्ट मिनट जो रिवीजन होती है ना, लास्ट 15 डेज़ की जो आपके खुद के नोट्स की रिविजन होती है, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि क्या है ये। सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ना पहले। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, प्रोमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। किस तरीके से,
जस्टिस दिलाना है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड होने चाहिए। वैसे तो डीपीएसपी सारे सोसाइटी के लिए ही बने हैं, एक अच्छी बेटर फंक्शनिंग के लिए, लेकिन ये भी डिवाइड हो गए थे, ठीक है। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल में ये देखिए सोशल, इकोनॉमिक और वेलफेयर दिलाना है, ठीक है जी, और मिनिमाइज करनी है इनक्वालिटीज़ इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी। तो यह आर्टिकल 38 है। आ गया 39 क्या है, सिक्योर सिटीज़न। सिटीज़न को क्या सिक्योर करके देना है, उनको एक जीने का ज़रिया होना चाहिए, मतलब एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक है जी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो। और जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो मतलब कि वो भी प्रिवेंट होनी चाहिए कि सब अमीरों के पास ही ना सब कुछ आ जाए। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, किसके लिए, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी को मतलब वैसे तो देखिए आप अगर फिल्म्स में देखेंगे तो आपको देखेंगे कि विमेन जो हैं उनको दे आर लेस पेड एंड द मेन दे आर मोर पेड, विच इज़ अ पैराडॉक्स। क्योंकि अब देखिए कि विमेन का भी एक बड़ा अच्छा रोल रहता है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे नरेगा ही ले लीजिए, ठीक है जी, सॉरी मनरेगा ही ले लीजिए, ठीक है जी। तो अब इसमें अगर आपकी जो रखी हुई है पर डे, सपोज़ किसी गवर्नमेंट ने 300 रुपीज़ रखी है, ठीक है जी। तो अब इसमें 300 रुपीज़ में आप चाहे मेन हो या वुमेन हो, ठीक है जी, वो इक्वल ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, ठीक है जी। तो ये आ गया, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट ईपीएफओ के एंगल से हुआ। तो ये जहाँ पे ईपीएफओ का एंगल है, ये तो आपने भूल के भी नहीं करना है, ठीक है जी। और फिर आते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये किस में आ गया, हमारे आर्टिकल 39 में, ठीक है। अब आते हैं 39A। 39A क्या बोलता है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब इससे क्यू मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्यू दे रहा हूँ मैं आपको PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब आपने आज क्या PIL के बारे में पढ़ना है, कौन से जस्टिस जो थे वो थे, और पहला केस कौन सा हुआ था वो था, और साथ में आपने जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ना है। ये पॉलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज योर क्यू, ओके। इक्वल जस्टिस में यही आता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है अगर किसी की अनएम्प्लॉयमेंट है तो, या फिर किसी की ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, तो उन सिटीज़न को हमने सिक्योर कराना है। क्या क्या, राइट टू वर्क, मतलब कि काम होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, ठीक है जी, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल 41 है। राइट टू एजुकेशन जो है, ठीक है जी, आर्टिकल 21A के हिसाब से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 आपके निकला है, तो ठीक है, ठीक है। जो जहाँ पे आपको रिलेटिबिलिटी मिलेगी, ओवरलैप करेंगे कोई आपके जो एक्ट्स हैं, वो वाले आपके जो एक्ट्स या आर्टिकल्स हैं वो आपने ज़रूर करने हैं, वो ईपीएफओ में पूछे जा सकते हैं। क्यों, देखिए कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है पॉलिटी में और वो बेसिक्स में आती है, वो आपसे यूपीएससी पूछ लेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही आजमाया हुई चीज़ है, ठीक है दोस्तों। ईपीएफओ कोई बहुत ही इनसाइड डिटेल में नहीं पूछेगा, वो उसका रीज़न है। अब देखिए 120 क्वेश्चन होने आपके, ठीक है जी, 2 घंटे होने। अब आप देख लीजिए कि इसमें सारे के सारे सेक्शंस ही हैं, ठीक है, मैथ्स है, इसमें इंग्लिश है। तो ईपीएफओ कोई ऐसा इतना ज़्यादा भी अंदर वाला डिटेल, हाँ 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन इतना भी डिटेल्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा जिसमें कि आप सिर ही पकड़ ले। या फिर इंग्लिश में इतना ज़्यादा CSAT के हिसाब से आपका पैसेज नहीं डाल देगा कि आप बोलो कि उस सर मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। और अगर इन केस अगर डाला भी है तो दिल मेक श्योर कि आपकी टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से और कॉम्पिटिशन भी वैसे जाए। तो प्लीज़ बेसिक्स पे ही ध्यान दीजिए, स्पेशली जो बेसिक्स वाले हैं, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है जी, प्लीज़ उन पे बेसिक्स पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आर्टिकल 42 पे आते हैं। 42 क्या कहता है, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। अब ह्यूमेन कंडीशन, ठीक है जी, फॉर ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब देखिए इस वाले का ना बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों, ह्यूमेन कंडीशन में क्या है कि आपके जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ठीक है जी, मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो इंडिया में वो बैंड है, ठीक है, इट इज़ नॉट अलाउड, बट स्टिल अभी भी ये चीज़ होती है और इससे मैनुअल स्कैवेंजिंग पे अभी भी लोगों की डेथ्स होती हैं। मतलब कोई चीज़ अलाउड नहीं है फिर भी डेथ्स होती हैं,
ठीक है जी। और ये इतना मतलब इतना ज़्यादा घिनौना काम है, मतलब ह्यूमन कंडीशन तो छोड़ ही दीजिए। मतलब आप अगर आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो स्कूप बुक पे जाइए, एक स्कूप बुक पे एक चैनल है, वहाँ पे समदीश भाटिया ने एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ठीक है जी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे काम करते हैं। सो यूल गेट टू नो कि क्या है। एनीवे चलिए, अब आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है सिक्योर लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? वर्कर्स आ गया जहाँ पे, वो ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल 43 भी आ गया। फिर 43 क्या कहता है? ये वाला तो सर मैडम ये तो मतलब आपको भूलना ही नहीं है। 43A तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ईपीएफओ के एंगल से। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री के लिए आपको मतलब वर्कर्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 47 क्या कहता है? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये दिस इज रिलेशन टू हेल्थ, ठीक है। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। ऊपर तो हमने सोशलिस्ट कर लिया, अब गांधीयन प्रिंसिपल पे आते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड सेल्फ गवर्नमेंट पे बात करी हुई है। विलेज पंचायत पे होनी चाहिए, ठीक है जी, और मतलब कि सेल्फ गवर्नमेंट पे होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आपने पढ़ना है। अब इस वाले गांधीयन प्रिंसिपल से आपका क्यों क्या है? पंचायती राज के बारे में तो पढ़ना ही है आपने, ठीक है जी। साथ में आपने कमिटीज़ यहाँ से उठाते हैं, कमिटीज़ यूपीएससी की जो आपकी कमिटीज़ हैं, स्पेशली रिलेटेड टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है जी, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन डालता है। ये एक बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है, ठीक है जी। तो गांधीयन प्रिंसिपल से हमने क्या निकाला है? क्यों? आपने पंचायती राज एक्ट और कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है, आज ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 43 आता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है जी, और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। अब देखिए कॉपरेशन यहाँ पे आई है, तो देखिए अभी नई मिनिस्ट्री भी आई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो अब ये देखिए अभी हमारा न्यूज़ में आ गया, अभी कौन सा जुलाई मंथ चल रहा है, अगस्त अभी है वहाँ पे, तो चांसेस तो वैसे कम है, लेकिन पूछ भी सकते हैं, यू नेवर नो, यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर ये रिलेशन रखता है तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ठीक है जी। 43B कहता है प्रोमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिलेशन हो गया हमारे करंट अफेयर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ठीक है जी। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है प्रोमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है जी, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनको प्रोटेक्ट करना है किससे? सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से उनको करना है। ये मतलब ये आर्टिकल 46। अब इसका रिलेशन आप किसके फंडामेंटल राइट का कौन से वाले आर्टिकल के साथ रिलेशन है, कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। 46 के साथ एफआर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो कौन से हैं? देखिए डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स का बहुत ज़्यादा रिलेशन आ जाता है, जैसे ऊपर हमने 21A का किया था, ठीक है जी। 47 क्या कहता है? प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर है ना, इससे बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने, क्योंकि अब ये डायरेक्शंस दी हुई स्टेट को, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो क्या हैं? ड्राई स्टेट्स हैं। ड्राई स्टेट्स मतलब दारू नहीं मिलती है, बैंड है, जैसे आपका बिहार हो गया, ठीक है जी, आपका गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये ड्राई स्टेट्स आते हैं। तो ये बेसिकली यहीं से उठाया गया है कि आर्टिकल 47 में डायरेक्शन दी है, और डायरेक्शन किन्होंने दी हुई है? गांधी जी की है ये, तो वहाँ से वो करते हैं। अब आर्टिकल 48 कहता है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। अब देखिए ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अभी क्या चल रहा है? वहाँ के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कुछ ऐसी अपना ऑर्डिनेंस निकाल दिया है। अब वो भी यहीं से उठा गया है, ठीक है, आर्टिकल 48 की स्लॉटर ऑफ काउ या फिर बीफ बैन, ये जो काफ़ी जिस पे आप मतलब कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। आपका मतलब कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं इसमें, और स्टेट जो है वो आपका लगा रहा है कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं करने देनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आमने सामने होने वाली चीज़ हो जाती है कि स्टेट बोलता है कि ये तो हमारे जी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हम इसको करना चाहिए इस तरीके से,
इंडिविजुअल बोलता है कि जी नहीं ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48। ठीक है, अब आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 44 कहता है कि सिक्योर ऑल सिटीजन ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो किसका एजेंडा था? बीजेपी, और अभी भी है। ठीक है जी, एक तो आपका आर्टिकल 370 था, वो तो चलो हो गया। अब अगला जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मतलब एक ही तरीके का लॉज होनी चाहिए, मतलब हिंदू लॉ नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदू लॉ तो चलो है ही, मतलब कि आपके जो मुस्लिम लॉज जो हैं मैरिज के लिए, वो उसको एब्रोगेशन चाहते हैं। दे मतलब दे वांट कि सारे पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल 44 में आता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या है? आर्टिकल 45 करता है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है जी, किसके लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन करनी है किसके लिए? सारे चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये 6 साल जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो ये किसके आर्टिकल 21A के साथ जुड़ जाता है। ठीक है जी, अब आपको ढूंढना है कि आर्टिकल 21A जो है वो कौन से ईयर में ऐड हुआ था और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो आपका ये हो गया। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट। ठीक है जी। 50 कहता है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ओके, ठीक है। और 51 कहता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस। ठीक है जी, इंटरनेशनल पीस प्रमोट कीजिए। ठीक है जी, और सिक्योरिटी भी, और मेंटेन कीजिए ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। मतलब कि हम पीसफुल देश हैं, और हमारे इंडिया की भी पॉलिसी है, हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या है? वी विल नेवर एवर अटैक फर्स्ट, बट इफ़ डन वी विल नॉट गेट बैक। हम भी फिर करेंगे। ठीक है जी। और क्या है? फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। मतलब कि कोई भी आपकी ट्रीटी हुई है और जो आपका इंटरनेशनल लॉ है उसको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है जी। और एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बैठ के, ठीक है जी, आर्बिट्रेशन के माध्यम से वो करें। मतलब कि चाहे वो आर्बिट्रेशन बिठा लिए जाए या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल जाए, वो दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि कैसे करना है। ठीक है, जब आते हैं नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42nd हमने प्रीएम्बल के टाइम पे भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है जी। अभी देखिए सिर्फ 42nd को हम ना अगर आपको सपोज क्वेश्चन पूछा जाता कि विच इज़ कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसका जवाब क्या है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्यों? देखिए प्रीएम्बल जब हम कर रहे थे और जो पॉलिटी फॉर ऑल में जो करवाया हुआ है उसमें भी दिया हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या है। ठीक है जी। और उससे काफ़ी चीज़ें निकल के आई। तो सिर्फ प्रीएम्बल से ही नहीं निकला है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में और चीज़ें भी आई थी। क्या क्या ऐड हुई थी? आर्टिकल, अब ये जो आपके जो 4 है ना, इनको आपने रट लेना है। ये जो आपके 4 हैं, यू हैव टू रटोफाई देम। क्यों? सिर्फ 4 ही हैं और 42nd में है तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और 39 ऐड हुआ था 42nd में। उसमें क्या था? सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39 ये है कि इक्वल जस्टिस करना है, प्रोवाइड फ्री लीगल एड करना है। ठीक है जी। ऊपर हमने PIL के मैंने आपको होमवर्क दे दिया हुआ है। ठीक है। 43 ये कहता है कि टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, जब मैंने ऊपर कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अभी 42nd में भी ऐड हुआ है, वैसे भी है, तो ये तो आपने भूलना ही नहीं है। ठीक है जी। और 48 क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है जी। अब आपने फंडामेंटल राइट्स तो कर लिए कि आपको ये अधिकार दिए हुए हैं। अब अधिकारों के साथ साथ क्या आते हैं? हमारे ड्यूटीज़ भी होती हैं, और ड्यूटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी भी चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। मैंने आपको हर लेक्चर में बोलता ही रहता हूँ, अगर डेली डोज भी देखते होंगे तो मैं बोलता हूँ कि आपके आर्टिकल्स और आपका जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 4A में आते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। क्या है इसे और कहाँ से लिया हमने? ये USSR से बोरो किया हुआ है। ठीक है जी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 51A ऐड किया गया था। ठीक है जी।
और रिकमेंड किसने करी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड की थी, ठीक है जी। ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज़ थी? 10 ड्यूटीज़ थी और अभी 11 हैं। 11वीं कौन सी ऐड हुई थी? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है जी। अब ये जो 11 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैं आपको रीड कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, पहले एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, आइडल फॉलो करने हैं हमने फ्रीडम स्ट्रगल के, क्योंकि हमें ऐसे इजीली नहीं मिली है, ठीक है जी। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करनी है इंडिया की, कंट्री को डिफेंड करना है, ठीक है जी। जब भी हमें कभी अगर खून देने की बारी आएगी तो हम देंगे खून। आई डेंट मीन एज डोनेटिंग ब्लड, आई मेंटेड एज कि अगर बॉर्डर पे जाके लड़ना पड़े तो जाएंगे, ठीक है जी। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा होना चाहिए। कॉम्पोजिट कल्चर मतलब कि हमारे जो संस्कृति है उसको बचाना है, ठीक है जी। नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है जी। और एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है और सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। और 10वीं और 11वीं जो है वो इसमें मैंने वो शायद ये किसी टेक्निकल एरर की वजह से हो गया है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। 10वीं क्या है? 10वीं है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ठीक है जी। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस मतलब कि आगे बढ़ते जाना। और 11वीं जो है, जो कि ऐड की गई थी, कौन सी हमारी ऐड की गई थी? इसमें लिखा है ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स गार्डियंस, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, टू सेंड देयर children in the age group of 6 to 14 years to school, ठीक है जी। तो ये हमारी आ गई क्या? ये आ गई हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है जी, जो कि बाद में ऐड हुई थी, ठीक है। अब आते हैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट साहब हमारे, प्रेसिडेंट से पहले जाना ज़रूरी है क्या कि हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में, कई बार ना आपको यूपीएससी सीधे पूछ लेता है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। बिल्कुल सिंपल स्पष्ट में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस, आपको ये स्टेटमेंट आएगी तो आपने ये याद रखना है, 1 2 3 4 5 ये हमारे यूनियन में आता है, ठीक है जी। और आर्टिकल 52 to 78 कवर करता है, पार्ट 5 में आता है, ठीक है जी। और यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट हमारे क्या है? वो हेड ऑफ द स्टेट है, इज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब क्या है, इलेक्शन कैसे होता है? अब प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। इसको प्रेसिडेंट को वैसे मैंने 3 लेक्चर्स में कराया हुआ है, ठीक है जी, 3-4 लेक्चर्स में करवाया हुआ है, आप पॉलिटी फॉर ऑल में जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लेट्स रिवाइज। प्रेसिडेंट का कि देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन, कोई डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है। और एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करते हैं। अब इलेक्टोरल रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है? इलेक्शंस। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का कोई रोल नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है जी। और कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है, ठीक है जी, कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है तो इट इज़ टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है? फाइनल है, दैट इज़ फाइनल, ठीक है जी। अब क्या होता है कि आफ्टर द इलेक्शन द प्रेसिडेंट इज़, मतलब कि सपोज इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो नल एंड वाइड कर दिया गया है, या फिर कोई भी इस तरीके से है, तो कोई भी अगर एक्ट जो डन है हुआ है कब, जब प्रेसिडेंट जो है ऑफिस में थे वो रिमेन करेगा इवन, मतलब वैलिड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट की ओथ भी हो गई, उन्होंने ऑफिस भी अज्यूम कर लिया, 2 महीने लगा लिए उन्होंने, ठीक है जी। उन 2 महीनों में 1 2 3 4 5 ऑर्डर्स निकाल लिए, ठीक है। फिर 2 महीने के बीच में ही फिर उनका कोई लोचा हो गया था इलेक्शंस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी ये तो नल एंड वॉइड है, प्रेसिडेंट साहब को हटा दिया गया। तो ये जितने भी 1 2 3 4 हैं, जितने भी लिए हैं, ये जो आपके हैं वैलिड रहेंगे, दे विल बी वैलिड, ठीक है जी। अब आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट साहब बनने के लिए क्या है? आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम है इसमें, ठीक है जी।
मिनिमम 35 एज होनी चाहिए, और वो मतलब एक मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए फिट होने चाहिए, और वो उनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। किसके अंतर्गत? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है जी। और सपोज अगर प्रेसिडेंट साहब मेंबर हैं किसी भी, जैसे कि राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है जी, जैसे हमारे वेंकैया नायडू जी थे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है जी, तो उनका जो ऑफिस है वो विकेट हो जाता है, मतलब कि वो जो सीट है वो विकेट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं कंडीशंस पे, ठीक है जी, कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशंस क्या है? ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है जी, मैंने बोला, एंड इफ़ ही हैज़ बीन मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ही शुड विकेट द सीट ऑफ हिज एज द फर्स्ट डे ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिस, तो मतलब विकेट करने पड़े, तो होना ही नहीं चाहिए, अगर हैं तो विकेट करने पड़ेगी, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। अब पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है उनके एमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस, ठीक है जी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या क्या मिलना है, और उनको इम्यूनिटी मिली थी, किससे? क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली थी, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट, मतलब कि उन्होंने अगर पर्सनली भी कोई चीज़ करी हुई है तो उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है। अब क्या है कि अरेस्ट या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो टेक प्लेस नहीं किया जा सकती, ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आपके जो इतने हाई स्टेचर के जो रोल्स होते हैं, डिजिग्नेशन होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ अपनी सिविल प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट किया जा सकती है ऑन हिज पर्सनल एक्ट। अब सिविल प्रोसीडिंग में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब का घर मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी, और ये उनकी ज़मीन है, उस ज़मीन का इतना सा कोई हिस्सा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये सिविल कोर्ट में जाना चाहते हैं लोग, तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग है, ठीक है जी, लेकिन 2 मंथ्स का एक प्रायर नोटिस देना होता है। बेसिकली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट इसको एग्जांपल दे देता हूँ। ये ज़मीन है, सिविल प्रोसीडिंग को बता रहा हूँ, और ये भी ज़मीन है, ठीक है जी। ये सपोज़ हमारे रामनाथ कोविंद जी की ज़मीन है, उनके नाम पे है, ठीक है जी, और ये किसी XYZ की है और इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है। अब ये XYZ जो है वो पटवारी के पास गए, बोलते जी डिमार्केशन कर दो, और डिमार्केशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपकी ज़मीन कहाँ है वो देखनी होती है। अब डिमार्केशन के प्रोसेस में पटवारी को आसपास के जो ज़मीन वाले, जिनको हम हिंदी में बन्नेदार भी कहते हैं, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता कि आप आ जाओ। क्यों? क्योंकि एक वो नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आपकी ज़मीन इधर की इधर होगी तो इनको उधर होना ज़रूरी है। तब सपोज पटवारी को तो बताना ही पड़ेगा, अब वो एक प्रोसेस है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, तो उस प्रोसेस में आपको मतलब कि एक नोटिस देना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट साहब को पटवारी जी नोटिस दे रहे हैं कि आप आके अपनी ज़मीन का थोड़ा सा देख लीजिए, विच एक्चुअली रेयरली हैपन्स बट इट इज़ लॉ, सो फनी इज़ द लॉ। एनीवे, अब आते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? आर्टिकल 56 के अंतर्गत आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो टर्म 5 years के लिए करेंगे फ्रॉम द डेट ही इज़ टेकन हिज पोस्ट, ठीक है जी। ये आगे 5 साल का 56 आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है जी। अब वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं ऑफिस, ठीक है जी। कैसे? अब रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। ये देखिए, ये है। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन आपके कि प्रेसिडेंट जो है वो किसको देते हैं रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को। और सपोज अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो किसके देंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो फिर प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन सौंपेंगे, ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन। अब क्या है कि जब तक कि हमारे उनके सक्सेसर नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपने ऑफिस को उसका चार्ज चलता रहेगा, ठीक है जी। मतलब प्रेसिडेंट साहब ऐसे नहीं जा सकते। और जब बिफोर हिज ऑफिस गेट्स विकेटेड ऑन एन इलेक्शन शुड बी हेड फॉर द सेम, मतलब कि जब उनका ऑफिस विकेट होना है तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब आते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है जी। इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और मतलब वो उनके टर्म एक्सपायर होने से पहले। अब इम्पीचमेंट क्यों होती है, ठीक है जी। अब इम्पीचमेंट इसलिए होती है, इट इज़ कैरिड आउट ताकि मतलब कि उन्होंने क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के को वायलेट किया हुआ है, ठीक है जी। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो वो है संविधान की उल्लंघना की हुई है प्रेसिडेंट साहब ने, तब इम्पीचमेंट जो है वो कैरिड आउट होती है। और प्रोसीडिंग जो है वो ईदर हाउस मतलब राज्यसभा में भी हो सकती है और लोकसभा में भी
हो सकती है, ठीक है जी। तो ये इनिशिएट हो सकती है ईदर ऑफ द हाउस में। और कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है, 2/3 ऑफ, ये देखिए ये 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। देखिए आपकी मेजॉरिटीज़, टाइम पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी परसेंट चाहिए, कितनी मेजॉरिटी, और कौन इनिशिएट कर सकता है, किसको आपने रेजिग्नेशन देनी है। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं ले सकता तो कौन ले सकता है, ओथ कौन देता है, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू पास द रेजोल्यूशन इन द हाउस, ठीक है जी। दो तिहाई चाहिए होती है। और उसके बाद एक नोटिस साइन किया जाता है, किसे, एक क्वार्टर ऑफ द मेंबर जो है वो नोटिस साइन करते हैं, और उसमें मतलब चार्जेस होते हैं, ठीक है जी। वो चार्जेस किसको भेजते हैं, हम प्रेसिडेंट साहब को भेजते हैं कि महामहिम जी आपने ऐसे ऐसे किया हुआ है और ऐसे ऐसे चार्जेस आप पे लगे हुए और इनिशिएट कर रहे हैं। अब क्या होता है कि 14 दिन, आफ्टर 14 डेज द चार्जेस आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन बाय द अदर हाउस, मतलब 14 दिन के बाद दूसरा हाउस जो है वो कंसिडरेशन में लेके आते हैं, और इन द मीन टाइम प्रेसिडेंट जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्जेस भेज दिए तो प्रेसिडेंट साहब ने लिखा कि ये अनबायस्ड हैं और इसकी ऐसे ऐसे की गई थी विद अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर चार्जेस प्रूव कर दिए गए हैं दूसरे हाउस से, जैसे कि 2/3 से हो गया है, और आपके एक चार्जेस एक मतलब राज्यसभा ने इनिशिएट करा है और लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिए हैं, तो प्रेसिडेंट जो हैं उनको कहते हैं वो इम्पीच हो गए हैं और उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। आज तक तो अभी कभी हुआ नहीं है, ठीक है जी। अब आते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल और मिलिट्री पावर्स होती है। मतलब कि देखिए बहुत ज़्यादा पावर्स होती है प्रेसिडेंट साहब के पास, ठीक है जी। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं कि यूनियन की जितनी भी होती हैं दैट शैल बी वेस्टेड इन हिम, ठीक है दोस्तों। जो उनकी जो भी आपकी पावर्स हैं दैट शैल बी वेस्टेड इन हिम, दीज पावर्स शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए इन अकॉर्डेंस, यहीं पे अगर अकॉर्डेंस में नहीं आएगी तभी इम्पीचमेंट हो सकती है। अब देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट्स। तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है जी, अटॉर्नी जनरल, CAG और UPSC के मेंबर्स भी। तो देखिए प्रेसिडेंट साहब बहुत ज़्यादा करते हैं, और इन क्रिटिकल पावर्स के साथ साथ उनके पास पार्डनिंग पावर भी है, जहाँ पे कि वो डेथ सेंटेंस जो है अवॉर्ड किया होता है किसी कॉन्विक्ट को, वो भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, अब देखिए हमारे लोकसभा जो है वो कौन डिसॉल्व करते हैं, हमारे लोकसभा जो है वो प्रेसिडेंट साहब डिसॉल्व करते हैं। ही डिसॉल्व द लोकसभा एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि एक सेशन जो है पार्लियामेंट का वो भी ये एंड करते हैं। और ही कैन ऑल्सो एड्रेस द पार्लियामेंट इन इट्स फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, ठीक है जी। आपकी जॉइंट सिटिंग जो है, जॉइंट सिटिंग जो वो भी कन्वीन करवाते हैं प्रेसिडेंट साहब ही, ठीक है जी। अब ये क्या है, ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। अब 2 मेंबर्स कहाँ गए, 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैंने शायद न्यूज़ में मिस कर दिया था, एक लेक्चर बनाया था और वहाँ पे बच्चों ने मुझे धड़ाधड़ बोला था सर 2 एंग्लो इंडियन चले गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, दे आर वेरी वेरी कीन, दे आर वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, वो सारे लेक्चर्स को ढंग से देखते हैं, सुनते हैं, और कोई गलती हो तो मतलब पॉइंट आउट भी कर देते हैं और बड़े ही रिस्पेक्टिवली करते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द पीपल हु आर देयर ऑन आवर चैनल, वेरी गुड पीपल आउट देयर, ठीक है। देखिए अब दीज मेंबर्स जो हैं, ये 12 मेंबर्स की जो बात करी हुई है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट होनी चाहिए, किसमें, साइंस फील्ड में, आर्ट फील्ड में, लिटरेचर फील्ड में और सोशल सर्विस में। अब ये 12 मेंबर्स को डायरेक्टली इसलिए रखा हुआ है ना, देखिए कि इनको ना अवॉइड इसलिए रखा है कि ये इलेक्शन प्रोसीजर को अवॉइड करें कि इतनी ज़्यादा एक्सेप्शनल वो हैं, तो इनका हमारे मतलब पार्लियामेंट में इनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा खासा वो दे सकते हैं हमारा इनपुट। वो बात अलग है कि सचिन तेंदुलकर को बोलने ही नहीं दिया था मतलब पार्लियामेंट में, दैट वाज रियली फ़नी। एनीवे
उस पर काफ़ी मीम्स भी बने थे. एनीवे, व्हेन अ बिल इज़ पास बाय पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट कैन विद और विद होल्ड हिज असेंट टू इट. ठीक है जी, ये भी कर सकते हैं. और ही कैन ऑल्सो रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट. ठीक है जी, अनलेस वो मनी बिल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है. ठीक है जी. अब आते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है जी, आपके प्रेसिडेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है जी, अब पार्लियामेंट से भी बनते हैं, लेकिन पार्लियामेंट इज़ होल सेट ऑफ अनदर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. और अगर आपको पार्लियामेंट करना है तो पॉलिटी फॉर ऑल में उसमें मैंने करा हुआ है. इनफैक्ट अभी भी वो चल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से ही आपके बहुत क्वेश्चन अभी बन जाते हैं. एनीवे, अब आते हैं इमरजेंसी पावर्स. ठीक है जी, अब ये देखिए, ये डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी. यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका आंसर है. ठीक है जी. अब नेशनल इमरजेंसी जो है दैट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द, अब इसके कौन से ग्राउंड्स हैं नेशनल इमरजेंसी के? वॉर, मतलब लड़ाई हो गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन है कंट्री में हो गया. तो ये आपके ग्राउंड्स आ गए इमरजेंसी के लिए. ठीक है जी. अब ये कैसे किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है. अब ये देखिए, आपका जो इंदिरा गांधी के टाइम के बाद ना बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे. क्यों हुए थे वो आप थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस जो है एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही ज़्यादा फ़नी चीज़ें पता चलेंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी कि 1947 से लेके प्रेजेंट तक जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं. ठीक है. तो एनीवे, कमिंग बैक, अब क्या है, कैसे होती है आपकी इमरजेंसी? ये सिर्फ और सिर्फ रिटन रिक्वेस्ट पे होती है. किसकी? ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है. ठीक है जी. आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. तो देखिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए, फिर कैबिनेट के अप्रूवल चाहिए, और रिटन रिक्वेस्ट चाहिए, तब जाके हैं. ठीक है जी. और मुझे याद आ रहा था, फ्लोर टेस्ट जो है आपका, फ्लोर टेस्ट केस. ठीक है, मैं ये फ्लोर टेस्ट केस क्यों बोल रहा हूँ, आज जाके आप गूगल कीजिए, फ्लोर टेस्ट केस कीजिए गूगल, आपको यहाँ पे एक केस लॉ मिल जाएगा. ठीक है जी. फेमस, आप गूगल कीजिए फेमस फ्लोर टेस्ट केस, तो आपको ये केस लॉ मिल जाएगा. ठीक है जी. अब आते हैं चौथा पॉइंट क्या है, स्टेट इमरजेंसी जो है, ये भी स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड बोल रहा हूँ. फ्लोर टेस्ट केस यहीं से बना था कि आपकी स्टेट्स का जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ये केस है. मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप थोड़े से अपने नैन चक्षु नेत्र लोभन खोलें और अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं. 3 से 4 घंटे तो भैया आपको लगाने पड़ेंगे इस लेक्चर के बाद, अगर आपने पेपर निकालना है. अगर नहीं निकालना है तो जाइए मैगी खाइए और सो जाइए. एनीवे, स्टेट इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर सकती है इफ़ स्टेट फेल्स टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली. ठीक है जी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो रन नहीं कर रही है तो स्टेट इमरजेंसी हो जाती है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब प्रोक्लेम होती है? इफ़ देयर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री. ठीक है जी. अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट साहब के साथ. ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट रिकमेंड्स कैन अ मनी बिल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट. ठीक है जी, मतलब रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब की. ठीक है जी. और वो यूनियन बजट जो है वो ले करते हैं पार्लियामेंट में. ठीक है जी. और एडवांसेस जो हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से एडवांसेस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं. बट उसमें भी एक कैच क्या है, अप्रूवल चाहिए. अप्रूवल किसकी चाहिए? अप्रूवल चाहिए आपकी पार्लियामेंट की. ठीक है जी, तो ये चीज़ है. ठीक है, तो ये आपके आपके फाइनेंशियल पावर्स. अब आते हैं डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर्स. अब देखिए, हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं और हाई कमिश्नर्स हैं, अब ये आपके एम्बेसडर और हाई कमिश्नर कौन होते हैं? IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिशियल होते हैं. और जो दूसरे कंट्रीज़ में अपॉइंट होते हैं ये कौन करते हैं? हमारे महामहिम करते हैं. सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं उनके भी यहाँ पे होती हैं. ठीक है जी. अगर मोदी साहब बाहर गए हैं किसी भी समिट के लिए और कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी साइंड, ऐसा नहीं होगा. उसमें होगा इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब होगा, तभी वो साइन होगी. ठीक है जी. और सारी की सारी मिलिट्री पावर्स में क्या है, वॉर जो है और वो प्रेसिडेंट साहब ही डिक्लेयर करेंगे और कंक्लूड भी वही करेंगे, उन्हीं के नाम पे हो गया. और चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब ही होते हैं. एंड ही इज़ द हेड ऑफ दीज फोर्सेस. ठीक है जी. अब देखिए वो क्या है, ही कैन डिसमिस जजेस इफ 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ द 2 हाउसेस पासेस द रेजोल्यूशन. तो मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है अगर हो जाता है तो डिसमिस जज कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी उन्होंने करी हुई है. अब देखिए एक कैच क्या है इसमें, कैच बताता हूँ आपको. कैच ये है, स्टेट सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं
या चेयरपर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट करते कौन है? गवर्नर। लेकिन रिमूवल कौन करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। हु रिमूव्स द स्टेट सर्विस कमीशन मेंबर और चेयरपर्सन? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू टुडे। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोड ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है जी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत आया था, और ये मतलब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सेड करके सुप्रीम कोर्ट आया था। अब देखिए आर्टिकल 124 से लेके 147 जो है पार्ट 5, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, ठीक है दोस्तों। अब क्वालिफिकेशंस पे आते हैं। अब 124 के अंतर्गत देखिए, 124 के अंतर्गत क्या है? कोई सिटीजन जो कि 65 ईयर्स से नीचे हो वो एलिजिबल है, किसके लिए? टू बिकम सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन कैच क्या है? कैच ये है कि उसको जो है एक जज होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट, वन और मोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट छोटे कोर्ट का नहीं, 5 साल के लिए, ठीक है जी, वन और मोर हाई कोर्ट के मतलब 5 साल के लिए वो किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर एक एडवोकेट होना चाहिए, वन और मोर हाई कोर्ट, छोटे कोर्ट का भी नहीं, हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, ठीक है जी। या फिर ही और शी इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब ये वाला कैच बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अब प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि ठीक है, अभय इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो मैं जज लग सकता हूँ तो एक क्लॉज है, ठीक है। एनीवे, अब आते हैं टेन्योर पे। टेन्योर क्या है? ये 65 ईयर्स तक करते हैं अपना होल्ड ऑफिस जज जो है हमारे, ठीक है जी। और वो रिज़ाइन कैसे करते हैं? प्रेसिडेंट साहब को करेंगे, ठीक है जी। और वो रिमूवल जो है प्रेसिडेंट करेंगे, रिकमेंडेशन ऑफ द मतलब ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है, पार्लियामेंट आएगा ये, ठीक है जी। दिस इज़ नॉट प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट इसको रिमूव करेंगे पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद, ठीक है जी। मतलब वही इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पहुंच गए लेक्चर के एंड में, तो लेक्चर हो गया है ख़त्म, ठीक है, पॉलिटी का। अब जाने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ, आई होप आपने पेन पेपर पकड़ा होगा, ठीक है जी। होमवर्क आपको मैंने पूरा दे दिया है। पॉलिटी को आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पे ही रखना है, गो फॉर द बेसिक्स, ठीक है जी। और आपके डेली डोज तो मैं करवाता ही रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से, जैसे मैं अपने टाइम पे कैसे सॉल्व करता था, जैसे कि मुझे रिवाइज़ करना हो कि जैसे ल्यूसेंट ले लिया आपने, ल्यूसेंट आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आप बोलेंगे सर यूपीएससी यूपीएफओ के लिए ल्यूसेंट क्यों? देखिए ल्यूसेंट में आपके ना टॉपिक्स दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके, तो आप उसमें ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना दूसरे एग्ज़ाम के, चाहे वो सीडीएस हो गया बाकी उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक है, हाँ ये वाला पॉइंट है, ये तो इससे इसका क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छा ये वाला पॉइंट है इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, इसका होना चाहिए। तो मतलब अगर आप 1 घंटे में अगर आप 5 टॉपिक्स भी कर लेते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपके पॉलिटी की, तो आपके जो है वो टॉपिक्स हो जाएंगे। ये तो हो गए पॉलिटी के। साथ में आपको ल्यूसेंट जो है ना दोस्तों, वो साइंस के लिए बहुत मददगार होगी, स्पेशली जो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? बेसिक्स। देखिए साइंस के लिए भी बहुत है, और इकोनॉमी के लिए तो आई कांट सजेस्ट ल्यूसेंट, बट बेसिक्स के लिए अगर आपने रिवीजन कर रहे हैं अपनी, ठीक है जी, रिवीजन आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो ल्यूसेंट की आप पॉलिटी उठा लीजिए। वो भी इसलिए कि आपने देखा है कि ये पर्टिकुलर जो मेरे पॉइंट्स बच रहे हैं ये करना ज़रूरी है, अच्छा इन वाली चीज़ों को तो मैं मिस आउट नहीं कर सकता। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ल्यूसेंट साइंस में जो दी हुई है वो बहुत अच्छी हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ठीक है जी। थोड़ा अपना मच्छर काफ़ी होते हैं, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ ऑडोमॉस लगाइए, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। मलेरिया, डेंगू वेंगू से बचिए, थोड़ा पानी भी उबाल के पीजिए, आरओ वगैरह, पेट वगैरह साफ़ रखिए, जो भी जैसे भी है, क्योंकि इस टाइम पे हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 10 दिन भी लूज़ कर दिए हेल्थ के चक्कर में तो फिर वांदे हो जाएंगे आपके। एनीवे, मैं चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।